दोस्तों, दुनिया भर की मीडिया, एक्सपर्ट्स और लोग बात कर रहे हैं डी डॉलराइजेशन की, यानी कंट्रीज डॉलर पे से डिपेंडेंस अपनी कम कर रही है अपने ट्रेड में और अपने रिजर्व्स में, क्योंकि रिसेंटली ट्रंप का ट्रेड वॉर रशिया जैसे देश के फॉरेन रिजर्व्स जो डॉलर में थे उसे सीज करना, स्विफ्ट सिस्टम से देश को बाहर करना और इसके ऊपर बिटकॉइन का आना और गोल्ड का बढ़ना, नेचुरली इन सब की वजह से लोग अज्यूम कर लेते हैं कि अब तो डॉलर की बैंड जरूर बजेगी। लेकिन रिसेंटली कुछ ऐसा मेरे सामने आया जिसने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि डॉलर की ताकत कम होने की बजाय साइलेंटली और बढ़ रही है। हाँ, सही सुना आपने। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और इकोनॉमिस्ट आदित्य गुप्ता, और आज मैं आपको एक ऐसा एंगल एक्सप्लेन करूंगा डॉलर की पावर का जो शायद किसी ने आपको अभी तक नहीं बताया होगा। तो बने रहना, क्योंकि यह काफी इंटरेस्टिंग और आई ओपनिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सोचो तुम्हारे गांव में एक ही आटा चक्की है जहां पे पूरे गांव का अनाज पिसता है और सारे लोग उसी चक्की को स्टैंडर्ड मानते हैं, यानी वही यूनिट है और वही मेजर है। अब एक दिन दो तीन और चक्की गांव में खुल जाती है, तो अब सवाल यह है कि क्या इन नई चक्की की वजह से पहली चक्की बंद हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। क्या उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाकी चक्की बस इतना काम कर रही हैं जो पहली चक्की पे ओवरलोड था और प्रेशर था उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प कर रही हैं। पूरे गांव का स्टैंडर्ड अभी भी पहली चक्की के हिसाब से चल रहा है, और दोस्तों यही डॉलर के साथ भी हो रहा है। बिटकॉइन और गोल्ड वो नई चक्की हैं जो सिस्टम का प्रेशर थोड़ा सा कम कर रही हैं, डॉलर को रिप्लेस नहीं कर रही। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। घर में आपके प्रेशर कुकर है, राइट? उसमें एक छोटी सी सीटी लगी होती है, और जब प्रेशर कुकर में ज्यादा बढ़ जाता है तो सीटी बचती है और थोड़ा स्टीम बाहर निकालती है, जिससे कुकर सेफ रहता है। सोचो, अगर सीटी नहीं होती तो क्या होता? कुकर फट जाता एक्सेस प्रेशर से। वैसे ही पूरा डॉलर बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम एक बहुत बड़े प्रेशर कुकर जैसा है। जब भी दुनिया में बड़े क्राइसिस आते हैं, जैसे वॉर, पैंडेमिक, रिसेशन, तो मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स और देश सेफ एसेट यानी डॉलर की तरफ भागते हैं, और डॉलर की डिमांड इतनी ज्यादा हो जाती है कि पूरे फाइनेंशियल सिस्टम एक ओवरलोड में चले जाता है। इसलिए सिस्टम को प्रेशर वॉल्व्स की जरूरत होती है एक्स्ट्रा प्रेशर रिलीज करने के लिए। गोल्ड और बिटकॉइन वही प्रेशर वॉल्व्स हैं जो कुकर की सीटी की तरह काम करते हैं और पूरे सिस्टम को ब्लास्ट होने से बचाते हैं। तो पहले प्रेशर वॉल्व बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं। दोस्तों, पिछले 10 से 11 सालों में बिटकॉइन काफी वॉलेटाइल एसेट रहा। मतलब जब भी मार्केट में स्ट्रेस आता और जब भी बड़े इन्वेस्टर्स पैनिक करते तो बिटकॉइन भी साथ ही गिर जाता। ये एक पैटर्न था जो बार बार सबने ऑब्जर्व किया। लेकिन हाल ही में ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बाद एक अजीब सी चीज हुई। मार्केट में फिर से स्ट्रेस आया, पैसा टाइट हुआ, बड़े एसेट्स तेजी से गिरे, लेकिन बिटकॉइन स्टेबल रहा और फिर कुछ टाइम में उसने अच्छी रिकवरी भी करी। जहां गोल्ड अभी भी उस स्ट्रेस में पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाया, उधर बिटकॉइन तेजी से आगे बढ़ा। और इधर एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यह भी कहती है कि बिटकॉइन को क्रिएट करने वाला मिस्टीरियस सातोशी नाकामोटो यूएस गवर्नमेंट ही है। यह देख के मैं जेन्युइनली हैरान रह गया कि कुछ तो बदला है। तो बदलाव आया किस चीज में? ये कुछ नंबर्स देखो। जनवरी 2024 में यूएस में बिटकॉइन ईटीएफ्स लॉन्च हुए। ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, इन्वेस्को जैसे दुनिया के सबसे बड़े फंड मैनेजर्स बिटकॉइन ईटीएफ्स लेकर आए, और सिर्फ पहले 3 महीनों में इन ईटीएफ में $12 बिलियन से ज्यादा का इन्फ्लो आया। इतना पैसा पहले कभी भी किसी नए ईटीएफ कैटेगरी में इतनी तेजी से नहीं गया था। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ रिकॉर्ड की बात नहीं है, बल्कि इधर एक काफी बड़ा सिग्नल है जो हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब ट्रेडिशनल फाइनेंस के सबसे बड़े प्लेयर्स भी बिटकॉइन को अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट का हिस्सा बना रहे हैं, यानी बिटकॉइन धीरे धीरे मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल सिस्टम में एंटर कर रहा है। और तो और बड़ी बड़ी कंपनीज अपने बैलेंस शीट पे बिटकॉइन को रख रही हैं। माइक्रो स्ट्रैटेजी के पास आज की तारीख में 2,14,000 से ज्यादा बिटकॉइंस हैं, जिसकी वैल्यू रफली $14 बिलियन से ज्यादा की है। टेस्ला ने भी अपनी बैलेंस शीट पे बिटकॉइन को रखना शुरू कर दिया है। देश जैसे यूएस, भूटान, पाकिस्तान, ब्राजील, जापान, रशिया बिटकॉइन को अपने रिजर्व्स में रखने के ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि एल साल्वाडोर, सेंट्रल अमेरिका के एक छोटे से देश ने 2021 में बिटकॉइन को लीगल टेंडर डिक्लेयर कर दिया, यानी एल साल्वाडोर में उसको पैसे की तरह पब्लिक यूज कर सकती है, जो पहला देश बना जिसने ऐसा करा।
इधर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की यह है दोस्तों कि बिटकॉइन की टोटल सप्लाई हमेशा के लिए फिक्स्ड है, क्योंकि उसके कोड में लिमिट डाली गई थी कि वो 21 मिलियन से ज्यादा नहीं होगा और ना कोई गवर्नमेंट और ना कोई कंपनी इसको चेंज कर सकती है। अभी तक 19.7 मिलियन से ज्यादा माइन हो चुके हैं, मतलब सिर्फ 1.3 मिलियन बिटकॉइंस बचे हैं माइन होने के लिए, और वो भी रफली 2140 तक आएंगे। जिसका सिंपल मतलब ये है कि जब भी इसकी डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा इसका, क्योंकि सप्लाई नहीं बढ़ सकती। और यही चीज बिटकॉइन को इन्फ्लेशन के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग एसेट बनाती है, क्योंकि रुपये आप प्रिंट कर सकते हो, डॉलर आप प्रिंट कर सकते हो, लेकिन बिटकॉइन वो प्रिंट नहीं हो सकता। एनईएफटी फेल हो जाता है, यूपीआई डाउन हो जाता है, बैंक हॉलीडे पे चले जाता है, लेकिन बिटकॉइन 24/7 365 डेज बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के काम करता है, जो 2009 से आज तक बिटकॉइन नेटवर्क पूरी तरह कभी भी डाउन नहीं हुआ। अब देखो दूसरा इंपॉर्टेंट प्रेशर वॉल्व, जो है गोल्ड। दोस्तों, गोल्ड वो एसेट है जिसे गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स तब खरीदती हैं जब उन्हें किसी देश की करेंसी या जियोपॉलिटिक्स पर भरोसा नहीं होता। इसको ऐसे सोचो, अगर पाकिस्तान और इंडिया को आपस में ट्रेड करना हो और दोनों देश एक दूसरे की करेंसी पर भरोसा ना करें, तो वो किसका इस्तेमाल करेंगे? गोल्ड का, क्योंकि गोल्ड न्यूट्रल है। इसलिए गोल्ड एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन देता है, बिना किसी फेवर के, बिना किसी पे डिपेंड हुए। और दोस्तों, जब रशिया पे सैंक्शंस लगे थे तो उसने अपने डॉलर रिजर्व्स को गोल्ड में कन्वर्ट किया था। इंडिया में आरबीआई भी कॉन्स्टेंटली अपने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहा है और 2024 में आरबीआई ने अपना 100 टन गोल्ड यूके से वापस मंगवाया, जो एक सिंबॉलिक और प्रैक्टिकल मूव दोनों था। ये सब दोस्तों इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि डॉलर जाएगा, बल्कि इसलिए हो रहा है कि अगर कभी भी सडन शॉक आया तो सेंट्रल बैंक के पास बैकअप हो, गोल्ड बस वही बैकअप है। अब दोस्तों, यहां एक चीज है जो बहुत लोग मिस कर देते हैं, और ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट पीस है डॉलर की डोमिनेंस के पजल में, जो है स्टेबल कॉइन्स। स्टेबल कॉइन एक ऐसी डिजिटल करेंसी है दोस्तों जो यूएस डॉलर के साथ 1:1 से लिंक्ड रहती है। इस पे सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन है यूएसडीटी, जिसे टेथर कंपनी इशू करती है, और इसके अलावा यूएसडीसी भी है, जो सर्कल कंपनी के स्टेबल कॉइन्स हैं, और दोनों स्टेबल कॉइन्स की वैल्यू लगभग हमेशा $1 के बराबर रहती है। ये टेक्निकली क्रिप्टो करेंसीज हैं, लेकिन इनकी वैल्यू कभी ऊपर नीचे नहीं होती जैसे बिटकॉइन की होती है। ये स्टेबल रहती हैं, इसीलिए इसका नाम है स्टेबल कॉइन। अब ये नंबर्स देखो, 2024 के एंड तक स्टेबल कॉइन मार्केट कैप $200 बिलियन के पास पहुंच गया, और सिर्फ टेथर यूएसडीटी का मार्केट कैप अकेले $130 बिलियन से ज्यादा का था। ट्रांजैक्शन की बात करो तो 2024 में स्टेबल कॉइन ट्रांजैक्शंस की वॉल्यूम क्रेडिट कार्ड से भी ज्यादा थी। वीजा और मास्टर कार्ड साथ मिला दो, फिर भी स्टेबल कॉइन्स ने उन्हें वॉल्यूम में पीछे छोड़ दिया। अब स्टेबल कॉइन्स की पॉपुलैरिटी के 3 बड़े और प्रैक्टिकल रीजंस हैं जो हमें देखने होंगे। पहला रीजन है स्पीड और कॉस्ट। सोचो तुम दुबई में काम करते हो और घर तुम्हारा लखनऊ या हैदराबाद में है, जहां तुम्हें पैसे भेजने हैं। ट्रेडिशनल बैंक वाया ट्रांसफर में 2 से 3 दिन लगते हैं, फीस लगती है और एक्सचेंज रेट बैंक कट करता है। टोटल में तुम्हें 5 से 7% का नुकसान हो जाता है। यूएसडीटी या यूएसडीसी में सिर्फ तुम 2 मिनट में पैसा घर भेज सकते हो, फी बैरली $1 से $2 होती है, और डॉलर की एग्जैक्ट वैल्यू तुम्हें मिलती है। यही वजह है कि साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में स्टेबल कॉइन की यूजेज एक्सप्लोड हो गई है। रेमिटेंसेस के लिए, यानी पैसा घर भेजने के लिए, स्टेबल कॉइन्स रेवोल्यूशनरी हैं। इंडियन डियास्पोरा का नंबर 3.5 करोड़ का है, जो इंडियंस और इंडियन ओरिजिन इंडिया से बाहर रहते हैं, उधर काम करते हैं, और कुछ $100 बिलियन से ज्यादा के रेमिटेंसेस इंडिया भेजते हैं हर साल। तो ये इंडिया के लिए भी काफी रेवोल्यूशनरी हो सकता है। दूसरा रीजन, डॉलर एक्सेस विदाउट अ बैंक अकाउंट। दोस्तों, दुनिया में अभी भी 1.4 बिलियन लोग हैं जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, लेकिन जिनके पास स्मार्टफोन है वो स्टेबल कॉइन यूज कर सकते हैं। घाना में, नाइजीरिया में, बांग्लादेश में लोग यूएसडीटी में सेविंग्स रख रहे हैं, क्योंकि उनकी लोकल करेंसी वैल्यू खो रही है और डॉलर अकाउंट इनको मिलना काफी मुश्किल है। स्टेबल कॉइन्स ने डॉलर को उनके हाथ में दे दिया है, बिना वीजा के, बिना यूएस बैंक अकाउंट के और बिना किसी पेपर वर्क के। तीसरा रीजन, और ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इधर आता है वो जीनियस एक्ट जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन लेके आई थी, जब यूएस गवर्नमेंट का डेट जो यूएस ट्रेजरीज के रूप में बेचा जाता है, उसके बायर्स कम हो गए थे और बड़े क्रेडिटर्स जैसे चाइना, जापान यूएस ट्रेजरीज बाजार में बेचने लगे थे। तो दोस्तों, स्टेबल कॉइन्स एसेंशियली यूएस गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल से बैक्ड हैं।
टेथर अकेले $90 बिलियन से ज्यादा यूएस ट्रेजरी बिल्स होल्ड करता है। सोच के देखो, ये एक प्राइवेट कंपनी है जो यूएस गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदती है, उस पे बैक डिजिटल डॉलर्स बनाती है और पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट करती है। मतलब डॉलर का इंफ्लुएंस साइलेंटली, डिजिटली, बिना किसी डिबेट के पूरी दुनिया में स्प्रेड हो रहा है। कोई इसको बता नहीं रहा और कोई इसको रोक भी नहीं रहा। अमेरिका की तरफ से एक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट मूव है, डेलिबरेटली या फिर एक्सीडेंटली, क्योंकि स्टेबल कॉइंस डॉलर डिमांड को मैसिवली बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, अब इसको और इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। इंडिया पाकिस्तान या इंडिया चाइना के बीच ट्रेड टेंशन रहती है पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, लेकिन अगर एक इंडियन एक्सपोर्टर और एक चाइनीज इंपोर्टर डायरेक्टली यूएसडीटी में सेटल करते हैं तो किसी भी गवर्नमेंट को टेक्निकली कोई इशू नहीं है। ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पे है और किसी बैंक का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। डॉलर का यूज हो रहा है, लेकिन बैंक टू बैंक नहीं बल्कि पीयर टू पीयर। ये डॉलर की रीच को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल से उठाकर डायरेक्टली बिजनेस टू बिजनेस लेवल पे लेके जाता है। डॉलर और ज्यादा इंडिस्पेंसेबल हो जाता है क्योंकि कोई रिप्लेस करने वाला नहीं है। एक और चीज है जो बहुत क्वाइटली हो रही है, जो है टोकनाइजेशन। मतलब रियल वर्ल्ड एसेट्स को डिजिटल टोकन में कन्वर्ट करा जा रहा है। यूएस ट्रेजरी बिल्स को ऑलरेडी टोकनाइज किया जा रहा है। मतलब तुम एक टोकन खरीद सकते हो जो एक ट्रेजरी बिल रिप्रेजेंट करता है, उस पर तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा और तुम उसे इंस्टेंटली किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो एनीवेयर इन द वर्ल्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ब्लैक रॉक का बिग एल फंड, जो टोकनाइज ट्रेजरी बिल का फंड है, लॉन्च के सिर्फ पहले महीने में $1 बिलियन क्रॉस कर गया। यह बिल्कुल चौंका देने वाला था। मतलब ट्रेडिशनल फाइनेंस और क्रिप्टो फाइनेंस मर्ज हो रहे हैं और डॉलर उस मर्ज के सेंटर पे है। बिटकॉइन और स्टेबल कॉइन इस पूरे सिस्टम का फाउंडेशन बना रहे हैं, जिसमें डॉलर ज्यादा ग्लोबली एक्सेसिबल, ज्यादा लिक्विड और ज्यादा एफिशिएंट होगा। लेकिन दोस्तों, यह सुनना अच्छा लगता है कि बिटकॉइन फ्री है, गोल्ड फ्री है और तुम सिस्टम से आजाद हो जाओगे। लेकिन सच तो यह है कि इन सारे एसेट्स को भी मॉनिटर किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है और अल्टीमेटली सिस्टम के अंदर मैनेज किया जा सकता है। बिटकॉइन एक्सचेंज पे है तो इसका केवाईसी है, उसकी ट्रैकिंग है। हर बिटकॉइन ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पे परमानेंटली रिकॉर्ड होती है, तो कोई भी कंप्यूटर का एक्सेस करके पूरी हिस्ट्री देख सकता है। गोल्ड बैंक लॉकर में है तो गवर्नमेंट ये सब जानती है। स्टेबल कॉइन पे तो डायरेक्टली कंट्रोल है, क्योंकि टेथर और सर्कल यूएस रेगुलेशन फॉलो करते हैं। वो कोई भी बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं अगर यूएस गवर्नमेंट कहे तो। 2022 में जब रशिया पे सैंक्शंस लगे तो टेथर ने रशियन एंटिटीज के अकाउंट फ्रीज कर दिए थे। मतलब ये सेंसरशिप रेजिस्टेंट उतना ही है जितना लोग सोचते हैं, कम से कम सेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन्स के लिए। ये एक मैनेज रिलीज है, बिल्कुल वैसे जैसे प्रेशर कुकर की सीटी को इंजीनियर ने डिजाइन किया था। तो दोस्तों, असली बात तो यह है कि बिटकॉइन और गोल्ड डॉलर को खत्म नहीं कर रहे। वो डॉलर सिस्टम के लिए शॉक एब्जॉर्बर्स हैं। जैसे गाड़ी में सस्पेंशन होता है तो गाड़ी खुद सेफ रहती है और पैसेंजर्स को स्मूथ राइड मिलती है, वैसे ही बिटकॉइन और गोल्ड सिस्टम को लेस फ्रेजाइल बनाते हैं। स्टेबल कॉइन्स डॉलर को डिजिटली पूरी दुनिया में स्प्रेड कर रहे हैं, बिना किसी बैंक के, बिना पेपर वर्क के, बिना ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के। बिटकॉइन ईटीएफ में $12 बिलियन का इनफ्लो, स्टेबल कॉइन मार्केट का $200 बिलियन तक हो जाना, ट्रेजरी बिल टोकनाइजेशन, ये सब एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करता है कि डॉलर डोमिनेंट रहने वाला है और ये नई टेक्नोलॉजीज उसकी डोमिनेंस को और एक्सटेंड कर रही है। डी डॉलराइजेशन एक्चुअली एक उल्टा काम कर रहा है कि वो डॉलर को और ज्यादा दिनों तक अलाइव रखने में हेल्प कर रहा है और ये प्लान काफी सालों से चल रहा है दोस्तों, क्योंकि 2011 में भी यूएस थिंक टैंक्स ने लिखा था कि गोल ये होना चाहिए कि डॉलर का शेयर स्लोली और केयरफुली मैनेज तरीके से रिड्यूस करा जाए, ना कि एक पूरे क्रैश में। तो अगली बार जब भी कोई तुमसे बोले डॉलर खत्म हो रहा है, बिटकॉइन आ गया, तो तुम मुस्कुराओ और बोलना, यार बिटकॉइन तो डॉलर को मार नहीं रहा बल्कि उसकी सीटी बन रहा है, और स्टेबल कॉइन्स वो तो डॉलर को घर से घर पहुंचा रहे हैं लिटरली। दोस्तों, अगर ये पर्सपेक्टिव हेल्पफुल लगा हो तो शेयर करो और कमेंट्स में जरूर बताना क्या तुम्हारा डी डॉलराइजेशन के बारे में व्यू बदला। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं। मिलते हैं अगली आई ओपनिंग एनालिसिस के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे स्मार्ट, जय हिंद।